सब्सक्राइब करिए यूट्यूब स्टडी चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाइए लेटेस्ट स्टडी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार आप सभी को, मैं आपका यूट्यूब स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। हमारे सामने 2024-25 के त्योहारों और कुछ बेहद खास जिन्हें जीआई टैग मिला है। कभी त्योहारों के जश्न में तो कभी उन अनोखी चीजों के जरिए जो दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकती। और इन्हीं चीजों को एक आधिकारिक पहचान देता है जीआई टैग। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो जीआई टैग एक तरह की सरकारी मोहर है। ये गारंटी देती है कि ये प्रोडक्ट उसी खास जगह पर बना है और उसकी जो क्वालिटी है या स्वाद है वो उसी जगह की मिट्टी, पानी या कारीगरों के सदियों पुराने हुनर की मतलब ये सिर्फ एक टैग नहीं, उस पूरे समुदाय के लिए आर्थिक और सांस्कृतिक सुरक्षा का एक जरिया भी है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत भारत के सिर के ताज से करते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। मेरे सामने जो लिस्ट है उसमें कश्मीर से विलो बैट, किश्तवाड़ का केसर। कश्मीरी विलो की जो लकड़ी होती है ना, उसमें एक खास तरह का लचीलापन और मजबूती होती है जो स्ट्रोक को एक अलग ही ताकत देती है। ये वहाँ की खास नमी और मिट्टी की ही देन है। और केसर की तो बात ही अलग। किश्तवाड़ की ऊंचाई पर उगने वाले केसर का रंग, उसकी खुशबू, उसके औषधीय गुण दुनिया में बेमिसाल है। ये सिर्फ उत्पाद नहीं है, ये उस जगह की पहचान है। और लद्दाख की तरफ देखें तो पश्मीना ऊन और सी बकथॉर्न फल है, साथ में ज़ांस्कर फेस्टिवल। पश्मीना की शोहरत तो हम सब जानते ही हैं। इसे लद्दाख गोल्ड भी कहते हैं ना? बिल्कुल, क्योंकि ये सच में सोना है। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों पर उगने वाला ये फल विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है। ये दिखाता है कि कैसे एक मुश्किल माहौल में भी प्रकृति कितने अनमोल तोहफे देती है। और वहां के त्योहार भी वो भी प्रकृति से ही जुड़े हैं, जैसे ज़ांस्कर फेस्टिवल जो उस घाटी की जिंदगी का जश्न है। इतनी सारी जानकारी को एक साथ याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मेरे जहन में तो एक अजीब सी तस्वीर बन रही है कि कश्मीर में खीर और लैवेंडर की खुशबू के बीच कोई विलो बैट से केसर की खेती की रखवाली कर रहा है और फिर थक कर लद्दाख की ज़ांस्कर नदी किनारे पश्मीना ओढ़कर खुबानी खा रहा है। पहाड़ों की ठंडी हवाओं से अब मैदानों की तरफ आते हैं जहां का मिजाज बिल्कुल अलग है। उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली। एक तरफ उत्तराखंड का हरेला फेस्टिवल और पुष्कर कुंभ है जो अध्यात्म और प्रकृति से जुड़ा है, तो दूसरी तरफ हरियाणा का विशाल सूरजकुंड शिल्प मेला। ये कितना बड़ा विरोधाभास लगता है। विरोधाभास से ज्यादा मैं कहूंगा कि ये भारत की विविधता है। सूरजकुंड मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, ये भारत का सबसे बड़ा आर्ट और क्राफ्ट बाजार है। एक तरह से ये एक ऐसा मंच है जहां कश्मीर का कारीगर केरल के कलाकार से मिलता है। ये दिखाता है कि कैसे हरियाणा जैसा राज्य पूरे देश की कला को एक जगह समेटकर दुनिया के सामने पेश कर सकता है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। और दिल्ली में सरस आजीविका मेला और पर्पल फेस्ट जैसे आयोजन है, ये सामाजिक समावेश पर जोर देते हैं। यहाँ की बेरीनाग चाय को भी जीआई टैग मिला है। तो अगर इन तीनों को जोड़ना हो तो कुछ ऐसा बनेगा कि उत्तराखंड में हरेला मनाकर और बेरीनाग की चाय पीकर दिल्ली और हरियाणा के सूरजकुंड मेले में देश भर की कला का आनंद लिया। अब उस दिशा में चलते हैं जहां सूरज सबसे पहले उगता है, पूर्वी भारत, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। यहाँ की संस्कृति में एक अलग ही गहराई है। बंगाल की कदियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है। ये नाम मैंने पहली बार सुना है, क्या खास है इसमें? देखिए, कदियाल साड़ी मुर्शिदाबाद के बुनकरों का हुनर है। इसकी खासियत ये है कि इसका बॉर्डर और पल्लू वो बाकी साड़ी से अलग बुना जाता है और फिर उसे एक बेहद महीन सिलाई से जोड़ा जाता है। आप देखकर बता नहीं सकते कि वो अलग से जोड़ा गया है। ये सिर्फ एक साड़ी नहीं, ये धैर्य और कला की एक मिसाल है। जीआई टैग ऐसी ही लुप्त होती कलाओं को बचाने में बहुत मदद करता है। और झारखंड में सरहुल महोत्सव का जिक्र है जो प्रकृति को समर्पित एक आदिवासी त्योहार है। ये दिखाता है कि संस्कृति सिर्फ महलों और शहरों में नहीं बल्कि जंगलों और प्रकृति की गोद में भी फलती फूलती है। बिल्कुल, सरहुल का मतलब ही है साल वृक्ष की पूजा। ये आदिवासियों का प्रकृति के साथ जो सहजीवन का रिश्ता है ना, उत्सव है। ये हमें याद दिलाता है कि विकास का मतलब प्रकृति से कटना नहीं बल्कि उसके साथ चलना है। तो बिहार का दिव्यकला मेला, झारखंड का सरहुल और बंगाल की कादियाल साड़ी, ये तीनों मिलकर पूर्वी भारत की एक बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाते हैं कला, प्रकृति और परंपरा की। एकदम सही कहा। अब और पूर्व में चलते हैं। पूर्वोत्तर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं असम और अरुणाचल प्रदेश। असम का नाम आते ही बिहू और कामाख्या मंदिर का अंबुबाची मेला याद आता है, लेकिन यहाँ
जीआई टैग में एक अजीब चीज है, माजुली के मुखौटे। ये क्या है? माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये असम की वैष्णव संस्कृति का केंद्र भी है। वहाँ भावना नाम की एक पारंपरिक नाट्य कला होती है जिसमें कलाकार पौराणिक किरदारों को निभाने के लिए हाथ से बने ये मुखौटे पहनते हैं। अरे वाह! ये मुखौटे सिर्फ क्राफ्ट, ये एक जीवित परंपरा का हिस्सा है। इन्हें पहनकर कलाकार भगवान या दानव बन जाते हैं। वाह! और अरुणाचल प्रदेश से मोनपा हस्त निर्मित कागज और तांगसा कपड़े का जिक्र है। ये कागज भी जरूर खास होगा। ये बेहद खास है। इसे स्थानीय पेड़ों की छाल से बिना किसी केमिकल के एक पारंपरिक तकनीक से बनाया जाता है। और ये कागज सैकड़ों साल तक खराब नहीं होता, इसी कागज पर लिखे जाते रहे। ये सस्टेनेबिलिटी का एक शानदार तो अगर इन कहानी में पिरोना हो, असम में बिहू के त्योहार पर चोकुआ चावल खाकर, कोई माजुली का मुखौटा पहनकर अरुणाचल के पांगसा पास गया और वहां से मोनपा कागज और तांगसा कपड़ा ले आया। मणिपुर का शिरुई लिली फेस्टिवल, मिजोरम का चापचर कोट, त्रिपुरा का जत्रा। लेकिन एक नाम पर मेरी नजर मेघालय की लाकाडोंग। ये कोई आम हल्दी तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन हल्दी मानी जाती है। लाकाडोंग हल्दी में करक्यूमिन, मतलब वो तत्व जो हल्दी को उसके औषधीय गुण देता है, इसकी मात्रा सामान्य हल्दी से 5 से 7 गुना ज्यादा होती है। 5 से 7 गुना? जी। और ये सिर्फ मेघालय की जयंतिया पहाड़ियों की खास मिट्टी और जलवायु में ही उग सकती है। जीआई टैग मिलने के बाद वहाँ के किसानों की आय में बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये एक छोटे से गांव की कहानी है जो आज ग्लोबल वेलनेस मार्केट में एक बड़ा नाम बन चुकी है। ये तो कमाल की बात है कि एक मसाला ऐसे एक पूरे समुदाय की तकदीर बदल सकता है। चलिए अब ओडिशा की तरफ चलते हैं। यहाँ की लिस्ट में एक नाम देखकर मैं थोड़ी हैरान हूँ। चांदी तारकशी, डोंगरिया कोंद शॉल, ये तो समझ आता है, लेकिन लाल चींटी की चटनी को जीआई टैग? सच में? हाँ, सच में। और ये शायद इस पूरी लिस्ट का सबसे महत्वपूर्ण जीआई टैग है। वो कैसे? क्योंकि ये सिर्फ एक चटनी नहीं है, ये मयूरभंज के आदिवासी समुदायों के पारंपरिक ज्ञान, उनकी खाद्य सुरक्षा और उनकी संस्कृति को मिली एक राष्ट्रीय मान्यता है। इस बात का प्रतीक है कि अब सिर्फ महंगी या कलात्मक चीजों को ही नहीं, बल्कि आदिवासियों के सदियों पुराने ज्ञान को भी सम्मान और संरक्षण मिल रहा है। ये जीआई टैग की पूरी सोच को एक नए स्तर पर ले जाता है। ये उड़ीसा का नुआखाई यानी नया चावल का त्योहार और उसके साथ लाल चींटी की चटनी, ये परंपरा और आधुनिक मान्यता का एक बहुत ही अनूठा संगम है। बिल्कुल। उड़ीसा की इस आदिवासी सादगी से अब उस चटकीले रंग और व्यापारिक समझ की ओर चलते हैं जो राजस्थान और गुजरात की पहचान है। यहाँ कच्छ के अजरख प्रिंट्स और अहमदाबाद के सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट का जिक्र है। ये दोनों ही छपाई की कलाएं हैं। इनमें क्या फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। सौदागिरी प्रिंट वो व्यापार के लिए बने थे, जबकि अजरक प्रिंट एक बहुत ही जटिल और कह सकते हैं आध्यात्मिक प्रक्रिया है। अजरक में 16 अलग अलग चरण होते हैं, इसमें सिर्फ प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है। 16 चरण? हाँ, सिर्फ कपड़ा छापना नहीं है, ये गणित, रसायन विज्ञान और कला का संगम है। इसका नीला रंग नील से आता है, लाल मजीट से, और काला रंग लोहे के जंग और गुड़ से। ये प्रकृति के साथ एक संवाद है। तो राजस्थान के सांभर झील इलाके की सांगड़ी खाकर गुजरात की अजरक प्रिंट वाली ओढ़नी ओढ़ना सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये तो 2 अलग अलग दुनियाओं का अनुभव करना है। बहुत सुंदर तरीके से कहा आपने। कोंकण तट की ओर चलते हैं, महाराष्ट्र और गोवा। गोवा की लिस्ट तो एक परफेक्ट वेकेशन मेन्यू जैसी लगती है। फेनी, काजू, बेबिंका मिठाई और मनकुराद आम। मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि गोवा जैसी जगह जो पहले से ही एक बड़ा टूरिस्ट ब्रांड है, वहाँ जीआई टैग का क्या महत्व है? क्या ये सिर्फ मार्केटिंग के लिए है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। गोवा के मामले में जीआई टैग स्थानीय पहचान को बचाने का एक जरिया है। जैसे फेनी सिर्फ गोवा में बन सकती है और सिर्फ काजू या नारियल से ही। टैग सुनिश्चित करता है कि कोई और कहीं भी किसी भी चीज से बनी ड्रिंक को फेनी कहकर न बेच सके। उस पेय से जुड़ी पीढ़ियों की विरासत और उसे बनाने वाले हजारों स्थानीय लोगों की रोजी रोटी को बचाता है। और महाराष्ट्र के नागपुर का मारबत महोत्सव, ये भी अनोखा लग रहा है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का एक लोक त्योहार है। इसमें बड़े बड़े पुतले बनाकर जलाए जाते हैं। ये दिखाता है कि भारत में उत्सवों के कितने अलग अलग रूप हैं। नागपुर में मारबत का भूत भगाकर गोवा में शिग्मो मना सकते हैं और साथ में फेनी और मनकुराद आम का मजा ले सकते हैं। हाँ, भारत के दक्षिणी छोर की ओर बढ़ते हैं। तमिलनाडु और केरल, यहाँ के त्योहारों का पैमाना ही अलग है। खासकर केरल का त्रिशूरपुरम, तस्वीरों में तो ये बहुत ही भव्य लगता है। त्रिशूरपुरम सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक अनुभव है। ये एक विशाल आयोजन है जिसे पूरा शहर मिलकर आयोजित करता है।
पारंपरिक पंचवाद्यम संगीत, लाखों लोगों की भागीदारी, एक केरल की सांस्कृतिक और सामाजिक शक्ति का प्रदर्शन है। तमिलनाडु से जटायु स्वामी फेस्टिवल और कुंभकोणम वेत्रिलाय यानी पान के पत्ते को जीआई टैग मिला है। क्या हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु के स्वामी को कुंभकोणम का पान चढ़ाकर केरल के त्रिशूरपुरम का हिस्सा बने? पान के पठार और दूर द्वीपों की ओर तेलंगाना और अंडमान निकोबार। तेलंगाना में फूलों का त्योहार बथुकम्मा है, तो अंडमान से वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है। ये दो बिल्कुल अलग दुनिया है। यही तो भारत की खूबी है। एक तरफ बथुकम्मा है जहां महिलाएं फूलों से एक पिरामिड बनाकर उसके चारों ओर नाचती गाती हैं। ये प्रकृति और नारी शक्ति का उत्सव है। दूसरी तरफ अंडमान का वर्जिन नारियल तेल है, वहां के प्रदूषण रहित वातावरण और शुद्धता का प्रतीक है। और उत्तर प्रदेश की लिस्ट में एक दिलचस्प पैटर्न दिखता है। एक तरफ जौनपुर की इमरती और अयोध्या के लड्डू है, दूसरी तरफ पीलीभीत की बांसुरी और बनारस की शहनाई। ये बताता है कि ये गंगा जमुनी तहजीब का इलाका है। बनारस की सुबह शहनाई से होती है और शाम इमरती की मिठास से। अयोध्या आस्था का केंद्र है, तो वहाँ प्रसाद में लड्डू हैं। और मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग भी तो एक कहानी कहती है। बिल्कुल, गोंड पेंटिंग सिर्फ एक चित्रकारी नहीं, ये गोंड आदिवासियों का अपनी लोक कथाओं और प्रकृति से जुड़ाव का एक दस्तावेज है। हर पेंटिंग में एक कहानी छिपी होती है। इसकी जो शैली है, जिसमें बिंदुओं और रेखाओं का इस्तेमाल होता है, वो इसे तुरंत पहचानने योग्य बनाती है। तो मध्य प्रदेश के गोंड पेंटिंग की कहानियों में खोकर यूपी में अयोध्या के लड्डू खाओ और पीलीभीत की बांसुरी पर बनारस की शहनाई सुनो। हमारी इस यात्रा में पड़ोसियों की एक छोटी सी झलक भी है। नेपाल में कुकुर त्योहार, जिसमें कुत्तों की पूजा होती है, और श्रीलंका में पोसुन पोया फेस्टिवल। कुकुर त्योहार का विचार मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये जानवरों के प्रति सम्मान का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। ये भारत की असली दौलत है, जो सिर्फ म्यूजियम में नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में, उनके हुनर में और उनके त्योहारों में बसती है। आपने बहुत खूबसूरती से इस पूरी चर्चा को समेटा है। ये पूरी चर्चा एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाती है। अगली बार जब हम किसी स्थानीय बाजार में कोई अनोखी चीज देखें या किसी त्योहार के बारे में सुने, तो क्या हम एक पल रुककर उसके पीछे की कहानी, उसकी सांस्कृतिक जड़ों या उसके जीआई टैग की संभावना के बारे में सोच सकते हैं? शायद हर उत्पाद और हर उत्सव में एक पूरी दुनिया छिपी है, जिसे खोजना बाकी है।